तो बच्चों अभी जो आपने 2D वेक्टर का पोजीशन वेक्टर पढ़ा और 2D वेक्टर का साथ में हम आपको रेजोल्यूशन भी पढ़ा दिए, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन पढ़ाया आपको हम, ठीक है ना। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस देखते जाइए। मान लीजिए कोई आपका आर वेक्टर था, ठीक। इधर क्या है आई कैप, इधर है थीटा। आपने देखा था इस तरफ आया था आर कॉस थीटा, इधर क्या है जे कैप, इधर आया होगा आर साइन थीटा। आपका आर वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप मान लो बच्चों वही वेक्टर का एंगल हम यहाँ से नाप लेते हैं, तब क्या बोलते हैं, इधर वाला कंपोनेंट हो जाता क्या आर कॉस थीटा जे कैप, इधर वाला आर साइन थीटा आई कैप। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया, जहाँ थीटा उधर कॉस, सो सिंपल। और एग्जांपल देखो आप, मान लो ये वेक्टर है आपके पास, ठीक है। इधर क्या होता है जे कैप और इधर माइनस आई कैप। मान लो ये थीटा है, इधर का कंपोनेंट को आप क्या लिखोगे, लिख देना आर कॉस थीटा जे कैप, और इधर वाले कंपोनेंट को क्या लिखोगे आप आर साइन थीटा माइनस आई कैप, ठीक है। अगेन जहाँ थीटा उधर कॉस कर देते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ साइन कर देते हैं। और एग्जांपल देखो आप, ये थीटा मान लो यहाँ से ले लेते हैं, तब क्या हो जाता है इधर आर कॉस थीटा, इधर आर साइन थीटा जे कैप में, और ये हो जाता आपका माइनस आई कैप में, ठीक है। और एग्जांपल देखो आप, इसको देखो आप फोर्थ क्वाड्रेंट, इधर प्लस आई कैप होता है, नीचे होता है माइनस जे कैप, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो आप, इस तरफ हो जाएगा आर कॉस थीटा, जहाँ भी थीटा जा रहा है उसको हम कॉस लेते हैं माइनस, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा आई कैप। दो और एग्जांपल हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में, आप खुद ही ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। इसको आप नोट करना चाहो तो कर लो, वैसे ये समझने के लिए था, ठीक है। नोट करना आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, कर सकते हैं आप। और एग्जांपल देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस आई कैप आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। और एग्जांपल आप देख लो, मान लीजिए आर वेक्टर है, यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस जे कैप आर साइन थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस था, ठीक है ना, माइनस। तो दिक्कत अब नहीं होगा, दिक्कत सब बता दिए। मान लो ये कोई ब्लॉक है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ब्लॉक पर एक फोर्स लगता है नॉर्मल फोर्स। अभी देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए थीटा है, ये कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा
90 माइनस थीटा, और ये लाइन जो है ना परपेंडिकुलर है इससे, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। अब ये थीटा तो इसके सामने का भी एंगल, आमने सामने का एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अब देखो नॉर्मल का इधर कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा एन कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा एन साइन थीटा। ये आप आगे चल के इस्तेमाल करोगे। और देखो मान लो ये कोई धागा है, धागा में एक फोर्स होता है, इसको हम टेंशन कहते हैं। मान लो ये थीटा है, इधर क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, ठीक है। मान लो ये कोई मास है, तो नीचे क्या लगता होगा mg। अभी बताया मैंने ये थीटा, ये 90, ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। अब इधर का जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे mg cos थीटा, और जो इस तरफ का कंपोनेंट होगा इधर ये वाला, इसको हम क्या लिखेंगे mg sin थीटा। तो ये देखो ये होता है कंपोनेंट ब्रेक करके, आगे सवाल आप करोगे, कंपोनेंट ब्रेक करना मैंने सिखा दिया, ठीक है। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको थोड़ा सा ज्ञान में ना 3D वेक्टर का दे देता हूँ, ठीक है। देखिए पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। देखिए 3 डायमेंशन आपका होगा कैसे, ये देखिए x है, ये y और ये z, और एक वेक्टर ऐसे है अगर, तो ये 3 डायमेंशन में। ऐसे है तो कहाँ है 2D में, प्लेन में है, और ऐसे प्लेन के बाहर हो गया तो यही क्या हो गया 3D में हो गया। तो आप क्या कीजिए यहाँ से 3 परपेंडिकुलर डालिए, x पर, y पर और z पर, ठीक है। 3D है, इमेजिन थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो मान लीजिए ये कोई r वेक्टर है, इसके पास 3 पॉइंट है x, y और z। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए आप, ठीक है ना। तो मान लीजिए r वेक्टर x के साथ क्या एंगल बनाता है अल्फा, ठीक है। ये जो बेस है ये कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये वाला आ जाएगा यहाँ से यहाँ y। ये एंगल को मान लीजिए ये बीटा है, तो आप cos बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज y बाई आर। अब ऐसी तीसरा जो है ना आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, वो मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ। ये एंगल जो है जेड एक्सिस के साथ बना हुआ है गामा, ठीक है। तो कॉस गामा इक्वल टू आप कह सकते हैं, देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है कॉस अल्फा एक्स बाई आर, कॉस बीटा वाई बाई आर, तो कॉस गामा क्या होगा जेड बाई आर, ठीक है ना। ये 3 ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे 2 आपको दिख जा रहा है, तीसरा वाला एक्चुअली 3D में है, ऐसे यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, तो आपको दिख नहीं रहा है, वो मैं अलग से आपको साइड में दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। तो कॉस गामा हो गया जेड बाई आर, ठीक है। होता क्या है ना 2D के केस में, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये क्या वाई एक्सिस, अगर ये वेक्टर है, इसने एक्स के साथ क्या बनाया है थीटा, तो वाई के साथ वो डेफिनेटली क्या बनाता है 90 माइनस थीटा। 3D में है, 3D में जो है ना ये चीज़ नहीं होता है। 3D में 3 अलग अलग एंगल होता है, एक्स के साथ अलग, वाई के साथ अलग, जेड के साथ अलग, वही तीनों मैंने लिखा हुआ है, देखो आप। कॉस अल्फा एक्स बाई आर, कॉस बीटा वाई बाई आर, कॉस गामा जेड बाई आर, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। 3 एंगल निकालना पड़ता है, इसको बोलेंगे हम डायरेक्शन कोसाइन।
ये बेसिकली डायरेक्शन निकालने के लिए है, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हैं, आप लिख सकते हैं ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस आप क्या बोलेंगे जेड के कैप। इसका यदि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए आप क्या लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हो गया। और डायरेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए आप। अब इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ आपको इसका रेजोल्यूशन भी सिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए अभी कुछ देर पहले हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन किए थे 2D में, अब किस में कर रहे हैं 3D में। ये भी उतना ही आसान है। देखिए आप लिखिए एक्स आई कैप, यहाँ से देखिए एक्स बराबर क्या बन रहा है, एक्स बराबर बन रहा है आर कॉस अल्फा आई कैप। वाई बराबर क्या बन रहा है, वाई बराबर बन रहा है आर कॉस बीटा जे कैप। जेड बराबर क्या बन रहा है आर कॉस गामा के कैप। ये हो गया इसका 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर का मतलब परपेंडिकुलर और रेजोल्यूशन का मतलब ब्रेक करना, ठीक है। ये भी हो गया, आप नोट कर लीजिए। डायरेक्शन को साइंस में ना एक रिलेशन होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप देख पा रहे हैं कि आर वेक्टर इतना होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। इसका स्क्वायर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कॉस अल्फा क्या है एक्स बाई आर, इसको आप लिखिए एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कॉस बीटा को लिखिए वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और गामा को लिखिए जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि आर स्क्वायर इन तीनों के सम के बराबर है, देखिए कितना आ गया 1। तो ये रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एक काम और कर सकते हैं आप, इस सबको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कट गया, ये साइन और ये साइन को राइट साइड भेज दीजिए और ये 1 1 मिलकर कितना हो गया 2। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। नोट कर लीजिए ये भी आप, ये क्वेश्चन की तरफ पूछा जा सकता है। मैं आपको कुछ और ख़ास प्रॉपर्टीज बताता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है ना, मतलब जो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई आर वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है। आप ऐसे आइए ऐसे चले जाइए, हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आप ऐसे आइए ऐसे चले जाइए, जा सकते हैं। अब दो ही जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे आइए ऐसे जाइए ऐसे जाइए, ठीक है। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। देखो ऐसे गए 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 ऐसे गए। आप देखो इस तरीके से कितना कंपोनेंट तोड़ सकते हो। तो नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। जबकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बता दिए थे अभी
2D में 2 गो होगा, 3D में 3 गो होगा, जबकि नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितना हो सकता है, जितना चाहे ले लो भाई, इनफाइनाइट कंपोनेंट संभव है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इससे। एक चीज़ और ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमेशा छोटा होता है। देखो आर कॉस थीटा आर से कम होगा, आर साइन थीटा भी क्या होगा, आर से कम ही होगा। ठीक है ना, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है ना, ध्यान रखना, वो कैसा होता है, स्मॉलर होता है, लार्जर नहीं होता। नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, ये क्या हो सकता है, मे बी स्मॉलर, लार्जर और इक्वल। जैसे देखो मान लो यार वेक्टर है, इसका कंपोनेंट तो है एक ये, ऐसे ले लो हम लोग। ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, देख लो, इससे बड़ा इसको हम बनाए हैं, यही सब क्या है, देखो छोटा छोटा है ना। ऐसे कुछ ले सकते हैं, एनीथिंग ले सकते हैं भाई, ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है ना, ऐसे भी ले सकते हो, कुछ कर लो, ऐसे भी ले सकते हो। मेनी कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, एक तो कंपोनेंट इनफाइनाइट होगा, उस पर भी कोई कंपोनेंट चाहे तो छोटा चाहे तो बड़ा या फिर क्या हो सकता है, बराबर। नॉन रेक्टेंगुलर के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, रेक्टेंगुलर वाले में भाई बाउंडेशन होता है। ठीक है ना, एक तो 2 या होगा या 3, 2D में 2, 3D में 3, वो भी होगा तो छोटे होगा। ठीक है ना, नोट कर लो। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वेक्टर के मोशन को लेके। आप मेरे पेन को देखो, देख रहे हो, ये मान लो एक वेक्टर है। अभी देखो मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। न इसका मैग्नीट्यूड बदला, न इसका डायरेक्शन। अब देखो, अभी भी इसका ना मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन। अब देखो, तो इस तरीके से पैरेलली जब भी शिफ्ट करते हैं ना, तो इसको कहते हैं हम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करने पे ना मैग्नीट्यूड बदलता है ना डायरेक्शन, इसका मतलब है कि वेक्टर सेम रहेगा। तो पैरेलल शिफ्ट या अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, तो वेक्टर क्या रहता है, सेम, कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कुछ भी नहीं बदलने वाला। दूसरा, अब मान लीजिए वेक्टर है आपका, इसको ऐसे करो, ये रोटेट हो रहा है, इसको बोलते हैं रोटेट होना। ठीक है, तो ये जब हम करते हैं तो ये पैरेलल शिफ्टिंग नहीं है, ये पैरेलल शिफ्ट नहीं है, रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने से डायरेक्शन बदल जाता है, रोटेट करने से डायरेक्शन बदल जाता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। ठीक है, तो इसको वेक्टर को बदलना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ड्यू टू रोटेशन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, बट डायरेक्शन क्या होता है, चेंज। हेंस आप समझिए कि आपका वेक्टर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक ना, आपका वेक्टर बदल चुका है। तीसरी बात, मान लो ये वेक्टर है, अब आप इसको देखने के लिए कहीं भी ओरिजिन ले सकते हो, कहीं भी। तो कहीं भी आप ओरिजिन ले लो, ये पेन जैसा है वैसे दिख रहा है, मतलब ये वेक्टर ओरिजिन या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्सिस को बदलने से नहीं बदलता। तो यदि आपका एक्सिस रेफरेंस एक्सिस या रेफरेंस ओरिजिन, उसको आप बदल दो, मतलब ट्रांसलेट करो या रोटेट करो, उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें
कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसका उदाहरण ये है कि जैसे मैं मेरे कमरे में देख रहा हूँ, 4 कोना दिख रहा है, मैं चाहे कहीं पे भी ओरिजिन मान लूँ या एक्स वाई जेड मान लूँ, उससे मेरा ये वेक्टर नहीं बदलेगा। बात को समझिएगा, ठीक है ना। अब अपने हाथ में एक पेन पकड़ लीजिए, इसको वेक्टर मान लीजिए आप, और आप मान लीजिए चारों कोना में से कोई एक कोना को आप ओरिजिन मानिए, एक्स वाई जेड एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। और आप कोना बदल के देखिए, क्या आपका ये पेन बदल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप एक्सिस कुछ भी चुनिए, एक्सिस को घुमा दीजिए या चला दीजिए, उससे आपका वेक्टर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो एक्सिसेज के ट्रांसलेशन या रोटेशन से कोई वेक्टर में फर्क नहीं पड़ता। वही मैंने 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 2 टाइप आपको पढ़ा दिए वेक्टर का हम, यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। एक आपको पढ़ा देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए। मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल था और वो किसी रास्ते से चलते हुए यहाँ पहुँचा, ठीक है। आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो एकदम शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ ये सीधा सीधा वेक्टर होगा, ठीक। अब इसको निकालना है। मान लीजिए आप यहाँ पे थे, तो यहाँ पर आपका पोजीशन वेक्टर क्या था? RI वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जब यहाँ चले गए, ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ये जो चीज़ है ये है डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसी को बोलते हैं क्या हम? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये बताया, ठीक है। ये है जी आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जीरो या नल वेक्टर सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई m वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर होगा तो ये होगा, ठीक है ना। जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0 i कैप, 0 j कैप और 0 k कैप। कुछ होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल वेक्टर है। ये क्या है? हाइपोथेटिकल वेक्टर एट ओरिजिन। ये ओरिजिन पे रहता है, ठीक है। इसका यूज क्या है? इसका यूज है मैथमेटिकल ऑपरेशन के बीच में। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है 4i कैप और एक वेक्टर है -4i कैप। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा? 0। देखिए वेक्टर को जोड़ने से वेक्टर ही मिलता है। वेक्टर को ऐड कीजिए वेक्टर से तो मिलना क्या चाहिए? वेक्टर। तो ये बस एक तरीका है मैथमेटिकल प्रोसेस दिखाने का कि देयर इज समथिंग कैन बी जीरो वेक्टर। वेक्टर है बट इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड। नोट कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं। पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। अगर ऐसा हो कि दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल आ जाए ना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। If two vectors are
हैविंग एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री बिटवीन देम, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है 4i का और एक वेक्टर है 8i का। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है अलग। आप मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर और वेक्टर बी जो है आप देखिए ए में कब मिलेगा, गुना करके 2 टाइम्स गुना करके, ठीक है। ये 2 के जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 3 4 5 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये डायरेक्शन सेम है तो ये पॉजिटिव होगा। एक और एग्जांपल देखिए, आप देख सकते हैं, मान लीजिए इसका नाम वेक्टर ए है, इसका नाम वेक्टर बी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी का क्या है, एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल है, ठीक है ना। और आप ये भी लिख सकते हैं वेक्टर बी इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ ए। निगेटिव साइन होने का मतलब एंटी पैरेलल, पॉजिटिव साइन होने का मतलब पैरेलल होता है, ठीक है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5। तो कभी भी आप दो वेक्टर्स को ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू एन। ये एन क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, एनी रियल नंबर, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं +-2 +-3 +-4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल या एंटी पैरेलल समझ गए ना। पैरेलल का मतलब 0 डिग्री और एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री पे होता है, ठीक है। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन किस पे मिलेगा आपको, 0 डिग्री पे। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, और ये आपको कब मिलेगा, 180 डिग्री पे, ठीक है ना। अब आप बोले कोलिनियर का क्या काम है, अभी पढ़ाए थे ना कि आप वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिख सकते थे हम, ये ए वेक्टर है, बी को उठा के यहाँ रख दीजिए, इसी के ऊपर रख दीजिए, ये देखिए बी आपको दिख रहा होगा। अब यही दोनों क्या होगा, कोलिनियर। तो जो पैरेलल होता है वो कोलिनियर भी होता है, क्योंकि आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसे कर सकते हैं, मान लो ये ए है, इधर क्या हो गया बी, इसको उठा के यहाँ से यहाँ कर दिए, ठीक है। तो जो पैरेलल कहना है या कोलिनियर कहना, तो बात देखिए, क्योंकि आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।